इंतकाम, खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद, हम ट्रंप की हत्या कर देंगे। ईरान की सड़कें इन दिनों इन्हीं नारों से गूंज रही हैं। काले कपड़े पहने लोग सीना पीट पीट कर मातम मना रहे हैं। ट्रंप के बड़े से बैनर पर पत्थर मारे जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हज के वक्त लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में करीब 1.25 करोड़ लोग जुटे हैं। सभी खामेनेई की अंतिम झलक पाने, उनके ताबूत को एक बार छूने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों तक सबकी आंखें नम हैं। वो अमेरिका से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। मौत के 125 दिन बाद रखी गई खामेनेई की अंतिम यात्रा के जरिए ईरान क्या मैसेज देना चाह रहा है? क्या मुश्तबा की गैर हाजिरी सिर्फ सुरक्षा कारणों से है या ये किसी बड़े खतरे की घंटी है? अमेरिका ने इस जनाजे में कौन सी साजिश रचने की कोशिश की? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. 6 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कें काले कपड़ों और लाल झंडों से पट गईं। लाखों लोगों का हुजूम नम आंखों से अपने पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई को अंतिम विदाई देने पहुंचा। इजराइल और अमेरिका की मौत के नारे लगे। कुछ झंडों पर लिखा था या लथारत अल हुसैन, मतलब हे हुसैन के खून का बदला लेने वालों। ये नारा 680 ईस्वी में करबला में इमाम हुसैन की शहादत से जुड़ा है। वहीं कुछ और झंडों पर किल ट्रंप भी लिखा हुआ था। शिया परंपरा में लाल झंडा किसी शहीद के खून का बदला लेने के संकल्प के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। कुछ लोगों के हाथों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरों वाले कार्ड भी थे। इन पर लिखा हुआ था खून बहेगा। नारों, झंडों और हुजूम के बीच में थे ईरानी झंडे में लिपटे ताबूत, जिनमें आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों के शव रखे हुए थे। ये सभी 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए थे। इन ताबूतों में से एक ताबूत अली खामेनेई की 14 महीने की पोती का भी था। इन ताबूतों को एक ट्रक पर रखकर तेहरान के एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 10 किलोमीटर का लंबा जुलूस निकाला गया। ट्रक को उसी तरह से सजाया गया था जैसे किसी इमाम की दरगाह के चारों ओर सजाया जाता है। तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर से शुरू हुआ जुलूस आज़ादी स्क्वायर पर जाकर खत्म होगा। आखिर में खामेनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सके। फिर पास में ही स्थित मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सभी शवों को ईरान के कुम शहर ले जाया जाएगा। यहाँ आगे की धार्मिक रस्में पूरी की जाएंगी। इसके बाद शवों को सीमा पार इराक के नजफ और करबला में ले जाया जाएगा। वहाँ भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे और जुलूस निकाले जाएंगे। आखिर में ईरान के मशहद शहर में अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों को दफनाया जाएगा। यही मशहद शहर अली खामेनेई का जन्म स्थान भी है। पूरा कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा। ईरानी सरकार अपने आधिकारिक संदेशों में आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत को शहादत बता रही है। ये संदेश भी दिया जा रहा है कि खामेनेई के निधन पर शोक मनाना सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि पूरे देश का राष्ट्रीय कर्तव्य है। माना जा रहा है कि ईरान की सड़कों पर निकली भीड़ अमेरिका और इजराइल के लिए सीधा संदेश है कि जिसे वो कमजोर और बिखरा हुआ समझ रहे थे, वो अब और भी ज्यादा एकजुट हैं। खुद ट्रंप भी ये तस्वीरें देखकर हैरान हैं। कह रहे हैं कि उन्हें लगा था कि ईरान के लोग खामेनेई को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप अगले ही पल फिर से धमकी पर उतर आए। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस से बात करते हुए बोले, ईरान में सब लोग एक जगह इकट्ठा हैं। हम एक हमले में सबको मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ईरान में बातचीत के लिए कोई नहीं बचेगा। ट्रंप ने आगे कहा, हमने तो सद्भावना के तौर पर ईरान को 1 हफ्ते का समय भी दे दिया है। ईरान तो डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, बेताबी से समझौता करना चाहता है। हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। ट्रंप की इस टिप्पणी पर ईरान का जवाब भी आया।
आर्मेनिया के ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा, लोगों को मारा जा सकता है लेकिन आदर्शों को नहीं। आपने आयतुल्लाह खामेनेई को मार डाला, लेकिन असल में आपने इत्र की एक ऐसी शीशी तोड़ी है जिसकी खुशबू हर जगह फैल गई। आप ये बातें नहीं समझ सकते क्योंकि ना तो आपके पास सभ्यता है, ना इतिहास है और ना ही सम्मान। ईरानी मीडिया में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि अमेरिका दूसरे देशों को अंतिम संस्कार में जाने से रोक रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अमेरिका अपने दूतावास के जरिए अलग अलग देशों को ये संदेश भिजवा रहा था कि अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में न शामिल हो, वरना इसका असर हमारे संबंधों पर पड़ेगा, यानी उस देश के और अमेरिका के संबंधों पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कम से कम 5 अरब देशों से खुद इस बारे में बात की। दावा है कि अफ्रीकी देशों को भी अमेरिकी राजदूतों की तरफ से धमकी दी गई कि कार्यक्रम में शामिल हुए तो उनकी फाइनेंशियल मदद रोक दी जाएगी। रिपोर्ट्स में आगे दावा किया गया कि अमेरिका के इस दबाव के कारण कम से कम 13 देशों ने अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का फैसला बदल दिया। इनमें 5 यूरोपीय, 5 अफ्रीकी, 2 अरब और 2 पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं। खैर, ये तो हो गई दावों की बात, लेकिन खामेनेई के जनाजे में जहां लाखों करोड़ों लोग शामिल हुए हैं, वहीं एक शख्स ऐसा भी है जिनको अब तक जनाजे में नहीं देखा गया। आप समझ ही गए होंगे कि हम अली खामेनेई के बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की बात कर रहे हैं। रविवार 5 जुलाई के बाद मुश्तबा के तीनों भाई मुस्तफ़ा, मेसम और मसूद खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। तीनों की एक साथ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें वो अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन अली खामेनेई के सबसे बड़े बेटे और उनके उत्तराधिकारी मुज्तबा पूरे कार्यक्रम से नदारद रहे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि केवल मुज्तबा ही अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए क्यों नहीं गए। ईरानी शासन ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि मुज्तबा कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया था। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हकीम इलाही ने भी कहा था कि सुरक्षा की गारंटी न होने की वजह से मुज्तबा पब्लिक के सामने नहीं आ पा रहे हैं। इलाही ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया कि पिछले हफ्ते उन्होंने ईरान में उन लोगों से मुलाकात की जो मुज्तबा से मिल चुके हैं। उन लोगों का कहना है कि मुज्तबा बाहर आना चाहते हैं, लोगों से मिलना भी चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन तमाम दावों और बयानों के बाद भी खामेनेई का ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। मसलन, क्या मुज्तबा वाकई सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं हो रहे हैं? क्या वो स्वस्थ भी हैं या फिर नहीं? असल में 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया था, तब से मुज्तबा की कोई भी झलक या तस्वीर सामने नहीं आई है। उनके नाम पर बयान जरूर जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन वो खुद कभी सामने नहीं आए। इस बीच कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमले में मुज्तबा बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके चेहरे और हाथ पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया कि वो कोमा में भी हो सकते हैं। लेकिन ईरान ने आधिकारिक तौर पर कभी भी इन दावों की पुष्टि नहीं की। मुज्तबा के सामने न आ पाने का कारण इजरायली हमले का डर भी माना जा रहा है। इजराइल पहले ही उनकी हत्या की धमकी दे चुका है। ऐसे में जिस तरह से उसने सटीक इंटेल के जरिए ईरान के कई लीडर्स और खुद अली खामेनेई को मारा है, हो सकता है कि ईरानी शासन अभी मुज्तबा को सामने लाने का जोखिम न लेना चाह रहा हो। खैर, सच्चाई जो भी हो, मुज्तबा के सामने न आने से उनके समर्थक जरूर निराश हुए हैं। कई लोगों ने कहा है कि वो जंग के बाद पहली बार मुज्तबा की झलक पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें अब निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में अब मुज्तबा कब नजर आएंगे, इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। ये वीडियो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यानी POJK का। 5 जुलाई को यहाँ एक बार फिर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC की तरफ से आयोजित रैली में करीब 40,000 लोग इकट्ठे हुए। खबरों की माने तो इस दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस ने वहां गोलियां चलाईं। JAAC का आरोप है कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। JAAC का कहना है कि ये प्रदर्शन इस्लामाबाद सरकार के खिलाफ है। JAAC के लीडर सरदार अमान खान ने भारत से भी मदद मांगी है। उनका दावा है कि प्रदर्शनों की वजह से पाकिस्तान सरकार ने POK में एक तरह का इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया है। इस वजह से वहां राशन और जरूरी दवाओं की किल्लत हो गई है। JAAC ने भारत से LOC के रास्ते मानवीय मदद भेजने की अपील की है।
इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने 5 जून को JAC पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा है। 8 जून को POK में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 30 लोगों की मौत हो गई थी। POJK में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। JAC और सरकार के बीच विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर भी विवाद चल रहा है। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बस गए थे। JAC ने इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन किया है। अगली खबर, भारत सरकार ने मेटा को निर्देश दिया है कि वो तुरंत इंस्टाग्राम पर मौजूद उन सभी एड्स और कंटेंट को हटाए जो बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देते हैं। सरकार ने मेटा को भेजे नोटिस में ये भी पूछा है कि ऐसे एड्स प्लेटफॉर्म पर कैसे चलने दिए गए। कंपनी से 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। मेटा का कहना है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वो ऐसे कंटेंट की पहचान करने और उसे रोकने के लिए लगातार अपने सिस्टम को मजबूत कर रहा है। ये कार्रवाई BBCI की एक जांच के बाद हुई। इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया कि इंस्टाग्राम भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट का प्रचार करने वाले पेड एड्स चला रहा था। BBC ने जांच के लिए भारत में एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। उन्होंने देखा कि बिना कुछ खोजे ही इंस्टाग्राम उन अकाउंट्स को चाइल्ड अब्यूज वाले कंटेंट दिखाने लगा। जब उस अकाउंट ने ऐसे 10 प्रोफाइल्स फॉलो किए तो 1 हफ्ते से भी कम समय में इंस्टाग्राम ने उसे एडल्ट पोर्नोग्राफी से जुड़े पेड एड्स दिखाने शुरू कर दिए। इसके कुछ दिनों बाद उसी अकाउंट को बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट का प्रचार करने वाले विज्ञापन भी दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कुछ विज्ञापनों पर क्लिक करने पर यूजर्स टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाते थे जहां ये अवैध कंटेंट बेचने की पेशकश की जा रही थी। BBC की जांच पर मेटा ने कहा है कि बच्चों का यौन शोषण एक बेहद गंभीर अपराध है। हम अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे। इस दौरान वे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच डिफेंस और ट्रेड जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यात्रा के दौरान दोनों नेता योग्याकर्ता में मशहूर प्रबानन मंदिर जाएंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये मंदिर इंडोनेशिया में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर परिसर माना जाता है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर भी बात होगी। इंडोनेशिया इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे अहम देशों में गिना जाता है। दुनिया का करीब 21% निकेल भंडार वहीं पर है। इसके अलावा बैठक के दौरान इंडोनेशिया करीब 2500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर भी मोहर लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा विदेशी ग्राहक बन सकता है। इंडोनेशिया के बाद PM मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर भी जाएंगे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।